माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर क्लास 11th के लिए मिले हैं और क्लास 11th में जो सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था वो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे व्हाई वी क्लासिफाई ऑल द एनिमल्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं उसी के आगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमने आपको अच्छे से बता दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया है और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को कुछ साइंटिस्टों जैसे बूज आदि साइंटिस्टों ने दिया था। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो आज हम चलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट स्टेप था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम। 6 किंगडम सिस्टम 5 किंगडम सिस्टम से बिल्कुल मेल खाता है, कोई चेंजिंग है नहीं। मेन बेस जो है वो 5 किंगडम सिस्टम का ही है, लेकिन 6 किंगडम सिस्टम चूंकि उसके बाद आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 किंगडम सिस्टम में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। दरअसल आप याद करें कि जो 5 किंगडम सिस्टम था, 5 किंगडम सिस्टम में आपको किंगडम हमने बताए थे। किंगडम मोनेरा, पहला किंगडम क्या था? मोनेरा। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, उसका किंगडम फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये सब थे, 5 थे। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटी और 5वां था एनिमलिया। 6 किंगडम सिस्टम में किया क्या गया है? जो मोनेरा था, मोनेरा को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और 2 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है यू बैक्टीरिया और दूसरा किंगडम है आर्कियोबैक्टीरिया। जब एक किंगडम 2 किंगडम में डिवाइड हो गया, बाकी सब वही हैं, तो ऑटोमेटिकली कुल मिलाकर 6 किंगडम बन ही जाएंगे। तो किंगडम इसमें कौन कौन से आ गए हैं? किंगडम, ये मार्कर हम ले लेते हैं। हाँ, किंगडम कौन सा है? किंगडम यू बैक्टीरिया, ये 6 किंगडम सिस्टम का है। उसमें क्या था? मोनेरा। मोनेरा डिवाइड इनटू 2 किंगडम्स which are called as यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया ग्रुप का है, लेकिन जरा ये ध्यान दीजिए कि यूबैक्टीरिया आर्कियोबैक्टीरिया में थोड़े से अलग टाइप के एनिमल्स रख दिए गए हैं। यूबैक्टीरिया में तो सिंपल बैक्टीरिया वगैरह रख दिए गए हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदलने का काम करते हैं, जिसमें यूबैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदलने का काम करते हैं, इस टाइप के बैक्टीरिया। लेकिन आर्कियोबैक्टीरिया के अंतर्गत ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया है जो हॉट वाटर बैक्टीरिया हैं, गर्म पानी में पाए जाते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये जितने हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर भी आसानी से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आर्कियोबैक्टीरिया। दूसरी चीज, ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रूमिनेंट के स्टमक में पाए। रूमिनेंट समझ रहे हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके एलिमेंट्री कैनाल में रूमेन हो। रूमेन का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, जैसे नॉर्मली हम लोगों की सबसे पहले स्टमक होता है, आमाशय। हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहाँ रख लेते हैं? स्टमक में, और स्टमक में रखने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं धीरे धीरे। लेकिन रूमिनेंट एनिमल्स वे होते हैं जिनके स्टमक में एक अलग पार्ट होता है जिसे हम रूमेन बोलते हैं, RUMEN, रूमेन। उसमें क्या करते हैं? वो जब एनिमल खाते हैं तो पहले उसमें भर लेते हैं जल्दी जल्दी बिना चबाए। हम लोग तो चबा चबा कर खाते हैं, भोजन को पहले ही पीस देते हैं अपने मुंह में। लेकिन जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट एनिमल, मुख्य रूप से बता दें कैटल, मवेशी, वो इकट्ठा भर लेते हैं। भरने के बाद वो थोड़ा थोड़ा निकाल कर चबाते हैं
और फिर दोबारा स्टमक में ले जाते हैं। तो ऐसा स्टमक जिसमें होता है हम उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट। मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी, ये जो है आपने देखा होगा, ये जो बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि पागुर कर रहे हैं। पागुर करने का मतलब क्या है? अपने रूमिनेंट से थोड़ा सा फूड निकालेंगे, मुंह में चबाएंगे, फिर अंदर ले जाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? तो उस रूमेन में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन कौन से? आर्कियोबैक्टीरिया। ठीक, समझ में आ गया? जो कि किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया में रखे गए ऐसे बैक्टीरिया जो ह्यूमन स्टमक में पाए जाते हैं, इन्हें हम किसमें रखते हैं? आर्कियोबैक्टीरिया। क्लियर? तीसरी थी किंगडम प्रोटिस्टा। ये हम डिस्कस करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने आपको पूरा अच्छे से बता दिया था। प्रोटिस्टा स्मॉल एनिमल्स, यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर एनिमल्स सच एज, जितने भी स्मॉल एनिमल्स सच एज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सब इसमें थे, अभी भी इसमें रखे गए हैं। उसके बाद किंगडम फंगाई। फंगाई में सारे के सारे ऐसे प्लांट स्ट्रक्चर रखी गई हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती है, परंतु वे अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेकर पूरा करते हैं। क्लोरोफिल ना होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ईस्ट, राइजोपस, मशरूम, ये सब मैंने बताए थे आपको इसमें। इसके बाद किंगडम प्लांटी। प्लांटी भी डिस्कस आपसे कर चुके थे। सारे ग्रीन प्लांट्स जो आपको दिखाई देते हैं हरे। उसके बाद किंगडम एनिमलिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, सब बता चुके थे। तो इन चीजों को हम आपसे डिस्कस करना अब उचित नहीं समझ रहे। क्लियर हो? तो 5 किंगडम सिस्टम हमने आपसे पहले डिस्कस कर लिया था। 6 किंगडम सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है जो नयापन हो, और जहां थोड़ा सा नयापन था मैंने आपको बता दिया कि केवल किंगडम मोनेरा डिवाइड इनटू 2 kingdoms, and these are called as eubacteria and archaeobacteria. In eubacteria, those type of bacteria are placed which are able to convert milk into curd, यानी जो दूध को दही में बदल सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया। और इसमें ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया है आर्कियोबैक्टीरिया में जिसमें गर्म पानी में भी रहने की क्षमता हो, गर्म पानी में भी डिस्ट्रॉयड ना हो, रूमिनेंट स्टमक में रह सकें, इस प्रकार के बैक्टीरिया को रख दिया। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको काफी अच्छी प्रकार से ये बातें समझ में आ गई होंगी कि 5 किंगडम सिस्टम और 6 किंगडम सिस्टम में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज हैं। कुछ भी नहीं, सब कुछ बेस इसके ऊपर है 5 किंगडम सिस्टम पे। इसके बाद क्लासिफिकेशन के नए नए और कुछ तरीके बताए गए, जैसे डोमेन सिस्टम। क्या बताया गया? डोमेन सिस्टम। अब डोमेन सिस्टम के बारे में जान लीजिए। डोमेन सिस्टम में साइंटिस्टों ने क्या किया? सारे के सारे एनिमल्स को, सारे के सारे लिविंग बीइंग्स को कुल 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3। डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3। डोमेन 1 में सारे के सारे यूबैक्टीरिया को रखा गया। डोमेन 2 में आर्कियोबैक्टीरिया को रखा गया। एनिमल्स वही हैं, लोगों ने, साइंटिस्टों ने अलग अलग इनको रखने के लिए तरीका बताया। ठीक है ना? डोमेन 1 में यूबैक्टीरिया को रखा गया है, डोमेन 2 में आर्कियोबैक्टीरिया को रखा गया है, और डोमेन 3 में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया में रखा गया है। इन सब को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी वही चीज घुमा फिरा के वही कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यूबैक्टीरिया ये है, इनको डोमेन 1 में रख दिया गया। आर्कियोबैक्टीरिया इनको डोमेन 2 में रख दिया गया, और डोमेन 3 में प्रोटिस्टा यहाँ से ले जाकर ये पूरा किस में रख दिया गया है? डोमेन 3 में। पहला कौन सा है? ये D1, डोमेन 1। इसको क्या रखा गया है? डोमेन 2, और ये रखा गया है डोमेन 3। कोई दिक्कत नहीं।
तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन की समय समय पर साइंटिस्टों ने प्रयास किए और इस साइंटिस्ट प्रक्रिया में या इस प्रकार की क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की प्रक्रिया में जो एक महत्वपूर्ण योगदान था वो था कार्ल वॉन लिनियस का। कार्ल वॉन लिनियस के योगदान के कारण ही हम कार्ल वॉन लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कार्ल वॉन लिनियस का क्या काम है। ओके, फिनिश। कार्ल वॉन लिनियस, मैंने अभी आपको बताया, कार्ल वॉन लिनियस कार्ल वॉन लिनियस ने सबसे बड़ी चीज जो की थी वो इन्होंने एक तो सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक लिखी थी। सिस्टेमा नेचुरी में ही अपने द्वारा क्लासिफाइड एनिमल्स को रखा था। उसके बाद लिविंग बीइंग्स को क्लासिफाइड करने के बाद इन्होंने लिविंग बीइंग को नाम देने का काम किया। देखिए, तमाम ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम केवल लोकल स्तर पर देखते हैं और क्षेत्रीय भाषा में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, परंतु कार्ल वॉन लिनियस ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ऐसा प्रयास किया जो यूनिवर्सल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनिमल्स और प्लांट के नाम दिए गए। ये वास्तव में उनके साइंटिफिक नाम थे और दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट उस लिविंग बीइंग को केवल उसी नाम से जानने लगे। पहले तो लोकल नाम थे, ठीक, आज भी लोकल नाम के आधार पर आप जान लीजिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो वैलिड हो, जिसको सारा वर्ल्ड एक नाम से जाने, वो ऐसा काम किसने किया था? कार्ल वॉन लिनियस। अब कार्ल वॉन लिनियस ने जो काम किया, उन्होंने सबसे बड़ी चीज तो एक दी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या नाम दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या कहा गया? ये कार्ल वॉन लिनियस, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर, कितने शब्द से? दो शब्दों से। कोई भी चीज है, जैसे नाम का पहला शब्द हो गया और नाम का दूसरा शब्द हो गया, तो पहला शब्द क्या नाम कह रहा है उसके? उस जीव के जीनस का या वंश का नाम कहलाया है, ये जीनस, और बाद वाला जो है उसकी स्पीशीज कहलाई। मेरी बात समझ में आ गई? सारे के सारे प्लांट और एनिमल को नेमिंग देने के लिए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें यह कहा गया कि इस जीव का नाम या उस लिविंग बीइंग का नाम पूरा का पूरा दो वर्ड से मिलकर बना, और दो वर्ड जो थे उनमें पहला वर्ड क्या है? जीनस का कहलाता है, और दूसरा वर्ड क्या है? उनकी स्पीशीज का कहलाता है। और इन दोनों नामों को जब मिला देते हैं तो बन जाता है उस लिविंग बीइंग का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उस लिविंग बीइंग का साइंटिफिक नेम। और वो नेम पूरे के पूरे वर्ल्ड में सारे साइंटिस्ट, सारे लोग अवश्य लोकल नाम से जो जानता है जानता रहे, लेकिन पर्टिकुलर उसका एक साइंटिफिक नेम बन जाता है जिसे कि पूरा वर्ल्ड जानता है। हाँ, जीनस का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रारंभ करना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, और स्पीशीज का
नाम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ये बाउंडेशन है। जीनस का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, और स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से शुरुआत करते हैं। स्पीसीज को कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता है। क्लियर हो गया? तो इन दोनों चीजों को जान लीजिए। ये सिस्टम किसने दिया था? कार्ल वॉन लिनियस। तो कार्ल वॉन लिनियस ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने पूरे के पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले सारे लिविंग बीइंग को एक स्पेशल नाम से संवाद दिया। ठीक, इन्होंने अपना नाम भी, कार्ल वॉन लिनियस था ना, तो इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और उसका 2 ही वर्ड में कर दिया, और वो नाम हो गया कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, कैरोलस इनके जीनस का नाम और लिनियस उसकी स्पीसीज। क्लियर हो गया? अपना नाम भी इन्होंने क्या कर दिया? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। ठीक, 2 वर्ड इन्होंने अपने लिए कर दिए। सबका नाम अलग अलग, जैसे आपका नाम विकास मिश्रा, विकास जीनस, और मिश्रा आपकी स्पीसीज हो गई। ठीक, तो इसी प्रकार से कोई भी नाम अलग अलग कर लेते हैं तो पूरा का पूरा वर्ड उसे साइंटिफिक नेम के नाम से जानता है। और इस नाम के आधार पर उन्होंने कई चीजों के नाम, कई लिविंग बीइंग के नाम लिखे। सबसे पहले आप मनुष्य के जानिए, ह्यूमन, हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये एनिमल प्लांट दोनों बता देंगे, एनिमल, और यहाँ दे देते हैं साइंटिफिक नेम। जैसे मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मनुष्य, मनुष्य का नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। अगर हम घर में पाई जाने वाली गौरैया को देखें, गौरैया जानते हो? हाउस बर्ड जिसे बोलते हैं, हाउस बर्ड, जो कॉमन बर्ड है, गौरैया जो रहती है पक्षी, छोटी वाली चिड़िया, पैसर डोमेस्टिका। डोमेस्टिका। अगर आप मेढक को देखो, मेढक जानते हो? मेढक का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? राना। टिक्रिया, कॉकरोच, कॉकरोच क्या है? पेरी प्लेनेटा। अमेरिकाना। देखिए, सभी में मैं जीनस का नाम कैपिटल लेटर से लिखना शुरू कर रहा हूं और स्पीसीज का नाम सब में स्मॉल लेटर से। इसी प्रकार से और भी है। रैट का ले लीजिए, रैट देखा है? हाँ, रैटस, रैटस, चूहा का हो गया रैटस, रैटस। और तमाम एनिमल्स, जैसे आप जो मक्खी, मक्खी का नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। मेरे पास इसमें हम आपको नोट्स में काफी और दे देंगे, इसमें देख लीजिए। मक्खी का क्या नाम है? मुस्का डोमेस्टिका। जो हनी भी होती है, हनी भी जो शहद बनाती है, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। तमाम ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। इसके बाद कुछ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये एनिमल थे, एनिमल का साइंटिफिक नेम उसका जूलॉजिकल नेम भी कहलाता है, जूलॉजिकल नेम भी कहलाएगा। क्या रहेगा? जंतु वैज्ञानिक नाम। अगर हम इसके बाद कुछ प्लांट की बात कर लें, उसको भी हम आपको बता दें। कुछ प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट, और प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या हो जाएगा? उनका बॉटेनिकल नेम।
बॉटनिकल नेम हो जाएगा। आप कुछ प्लांट ले लेते हैं, जैसे मस्टर्ड, सरसों जानते हैं, इसका नाम होता है ब्रेसिका कॉम्प्रेस्टिस। गुलाब, गुलाब जानते हैं, रोज, क्या नाम होगा, रोजा इंडिका। ठीक, और ले लीजिए गुड़हल, जानते हो गुड़हल का, हैबिस्कस। रोजा साइनेंसिस, हैबिस्कस, रोजा साइनेंसिस। मैंगो जानते हो, मैंगीफेरा। इंडिका। तो इस प्रकार से पहला वर्ड जो है वो उनके जीनस का होगा और दूसरा वर्ड उनके स्पीशीज। अब यहां देखिए, ये क्या है, पहला वर्ड, पहला पहला पहला, ये क्या है, इनके जीनस का, यानी मस्टर्ड के जीनस का नाम क्या है, ब्रेसिका। रोज के जीनस का नाम क्या है, रोजा। गुड़हल के जीनस का नाम क्या है, हाइबिस्कस। और मैंगो के जीनस का नाम क्या है, मैंगीफेरा। अब मस्टर्ड की स्पीशीज कौन सी है, कॉम्प्रेस्टिस। रोज की स्पीशीज कौन सी है, इंडिका। गुड़हल की कौन सी है, रोजा साइनेंसिस। मैंगो की कौन सी है, इंडिका। क्लियर हो गई। तो इतनी चीजें ये सब किसने बताया था, ये बताया था कार्ल वॉन लिनियस या कैरोलस लिनियस। क्लियर हो गया। इसके कारण पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल या प्लांट है सबका एक स्पेसिफिक नेम हो गया और पूरे के पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इसी नाम से जाने, इनको जानते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे भी कोई नया प्लांट या एनिमल खोजा जाता है तो उसका भी नाम इसी बेस के आधार पे रखा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा ये काम खत्म हो गया, बायो नॉमिनल नॉमेनक्लेचर। एक चीज इसमें और बची है, अगर आप उसको जान लेंगे पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और मैं बताना भी चाहता हूँ उसको, खत्म हो जाए जल्दी से। अभी तक आपने क्या पढ़ा, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, अब ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, एक और है ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसे हिंदी में द्विनाम पद्धति कहते थे, इसे त्रिनाम पद्धति। अब त्रिनाम पद्धति या ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, देखिए कभी कभी होता क्या है कि कोई चीज पाई जाती, कोई एनिमल पाए जाते हैं, एक सिंपल आपको समझाएं, एनिमल पाए जाते हैं और क्षेत्रीय स्थानों की जलवायु में कुछ डिफरेंस होने के कारण उनमें कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। मेरी बात समझ आ गई। एनिमल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ है मान लीजिए पड़ोस के देश में वही एनिमल है, उसमें और यहाँ के में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और जब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है तो उसको अलग करने के लिए उसे हम एक क्षेत्रीय नाम से भी जोड़ते हैं और उस जीव के या उस एनिमल के दो नहीं तब तीन शब्द नाम में हो जाते हैं और इस व्यवस्था को ही हम ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। क्लियर। जैसे क्रो, क्रो जानते हो, कौवा, ये क्रो। क्रो का नाम कार्वस नाम किसका है, जीनस का। अगर कौवे को देखें तो इसका जो जीनस में है कार्वस और स्प्लेंडेंस। कार्वस स्प्लेंडेंस, ध्यान दीजिए, कौवे का ये वैज्ञानिक नाम है कार्वस स्प्लेंडेंस। कार्वस
स्प्लेंडेंस का मतलब क्या है कि कार्बस तो हो गया, ये जीनस हो गया और ये स्पीसीज हो गया। मेरी बात समझ गए? अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से देखें तो इसका नाम कार्बस स्प्लेंडेंस। लेकिन यही कौवा इंडिया में, बर्मा में, लंका में स्थानीय जलवायु में थोड़ी सी अंतर होने के कारण इसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है, इसके रंग रूप में कुछ अंतर आ जाता है। इसी कारण से हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे 3 नाम है, मैं बताता हूं आपको। तो इंडियन क्रो की देखिए, इंडियन क्रो, और मैंने क्या कहा, वर्मी क्रो वर्मा में, और लंकन क्रो यानी लंका के। इन तीनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, कौवा कौवा ही रहेगा, कौवा कबूतर नहीं बन जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आ जाती है। आप जरा इसमें देखिए, इंडियन क्रो में तो सेम है, कोई नाम नहीं है, और जब सेम सेम है तो इसका नाम दिया है कार्बस। कार्बस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस 2 बार। बर्मा का जो क्रो है उसका नाम हो जाएगा कार्बस, कार्बस स्प्लेंडेंस, कार्बस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। और जो श्रीलंका का कौवा है इसे नाम दिया गया कार्बस स्प्लेंडेंस, कार्बस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस। ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आई है। अब कौवा का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पे नाम था वो 2 ही थे, इसमें सबकी स्पीसीज कौन सी है, कार्बस। देखिए ठीक, नहीं जीनस, सबका जीनस कौन सा है, कार्बस। कोई दिक्कत, चाहे वो इंडियन क्रो हो, वर्मी क्रो हो या लंकन क्रो हो, तो इसमें ये लंकन है, लंकन क्रो हो, तीनों की जीनस जो है सेम है। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें इसकी स्पीसीज की, देखिए स्पीसीज भी तीनों में क्या है, स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, कार्बस स्प्लेंडेंस, तो ये जनरल कौवे का ही है। लेकिन थोड़ा सा स्थानीय जलवायु में भिन्नता के कारण कुछ अंतर आ जाता है। कुछ अंतर का मतलब कहीं ज्यादा काला हो गया, आपने देखा घरों के आसपास कभी कभी कौवा एकदम काला काला दिखता है, वो तो उसी में एक कौवा ऐसा जिसके गले पे सफेद रंग की हल्की सी पट्टी होती है, स्लेटी कलर की, तो आप देखें तो ऐसी डिफरेंसेस जब आ जाती हैं तो वो क्षेत्रीय जलवायु के कारण है। क्षेत्रीय जलवायु के कारण जो इंडियन क्रो है वो देखिए सब स्पीसीज है इसकी, ये सब स्पीसीज यानी स्पीसीज पे भी थोड़ी चेंजिंग, ये हो जाएगा स्प्लेंडेंस ही है, ये इंसोलेंस हो गया और ये प्रोटिगेटस हो गया। कुल मिलाकर जीनस सबकी सेम सेम, स्पीसीज सबकी सेम सेम, लेकिन थोड़ा सा स्थानीय जलवायु में डिफरेंस होने के कारण कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आ जाती है। इसीलिए इसे जाति के नाम के साथ साथ एक उपजाति का नाम भी छोटा सा जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने ये समझा होगा क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है क्लासिफिकेशन की। इसके बाद आपको 5 किंगडम सिस्टम बताया, 6 किंगडम सिस्टम बताया, डोमेन सिस्टम बताया, और जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल वन लिनियस है, कैरोलस लिनियस। उसके बाद हमने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया,
इतना ही इस चैप्टर में है, बाकी हम आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाने से आपको बना हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंचता है, ये ध्यान दीजिए। बेल आइकॉन दबाने के बाद बना हुआ वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तुरंत आपके मोबाइल में इंडिकेशन इसका पहुंच जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी वीडियो मेरा जब भी बनेगा तो वो आप तक जल्दी पहुंचेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए सबको धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि अगले लेक्चर तक और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।